हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रल इंडिया की कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स को डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं गोंड ट्राइब के बारे में, संथल्स के बारे में, खोंड ट्राइब के बारे में, भील ट्राइब के बारे में। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओरांव या कुरुक या फिर ढंगर ट्राइब के बारे में। जो ओरांव्स हैं वो हमें छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, छोटा नागपुर क्या है वैसे अपने आप में? फायका क्या है छोटा नागपुर? ईशा क्या है छोटा नागपुर? प्लेट्यू। प्लेट्यू में हमें क्या मिलता है मयूर? मिनरल्स मिलते हैं। अगर यहां पर मिनरल्स मिलते हैं तो किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यहां पर? माइनिंग। ऐसी चीजों पे भी ध्यान रखा करो, छोटे छोटे शब्दों पे। यूपीएससी इस बारी उतर आया ना, बेसिक के भी बेसिक में दिखाया था मैंने क्वेश्चन। क्या याद है वो? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, है ना? आप भी थे उस डिस्कशन में, सुर भी है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को याद रखा करो, ठीक है? तो ओरांव जो है दे इनहेबिट छोटा नागपुर एरिया ऑफ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये कुरुक भाषा बोलते हैं, इसलिए इनकी ट्राइब का दूसरा नाम कुरुक भी है या ढंगर भी है। एंड दे बिलोंग टू द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। और द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कौन से रीजन से बिलोंग करती है? फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, या ये शब्द कहां से रिलेटेड है? साउथ इंडिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम जब हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक चीज पढ़ते हैं सुरभि के आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को, अगर हम लोग मान लें कि आर्यंस बाहर से आते हैं, लोकल हरप्पन्स को उन्होंने वाइप आउट कर दिया और खुद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से एंटर होते हुए भारत की भूमि पे उन्होंने कब्जा करा। एक बार को चलो हम ये वाली बात ठीक मान लेते हैं, लेकिन जब आर्यंस यहाँ पर भारत के अंदर आए तो भारत में कोई मूल रूप के निवासी थे क्या मयूर भारत के अंदर? खुशी, साउथ इंडियंस जो थे वो थे, है ना? यहाँ पर इवन अगर आप हरप्पन सिविलाइजेशन को देखो, उनके साथ भी कंटेम्प्ररी हमें साउथ इंडियंस देखने को मिलते हैं, है ना? जब हम जैसे 6 क्लास की तमिलनाडु जब पढ़ते हैं, हमारी एनसीईआरटी में तो इतना नहीं बता रखा है नॉर्थ इंडिया की, तमिलनाडु जब हम पढ़ते हैं, या फिर आपने मयूर मेरे साथ वो भी कवर करी हुई है क्लास 12 की जो थीम्स वाली जो हिस्ट्रीज हैं, तो थीम 1 के अंदर जब शुरू होता है चैप्टर हमारा हरप्पा से, हम उसके अंदर पढ़ते हैं ना कि ये लोग वहाँ से भी व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनका चलता था, कॉपर मंगवाना, गोल्ड मंगवाना। राजस्थान की वो माइंस याद है श्रेया, खेतरी माइंस, है ना? तो वो क्या हरप्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट था क्या? या फिर वो हरप्पन्स जब यहाँ पर थे, मैं अभी आर्यंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ हरप्पन्स की बात कर रहा हूँ। हरप्पन्स जब यहाँ पर थे तो क्या वो राजस्थान वाले लोगों को या फिर साउथ इंडिया के लोगों के साथ जिनके साथ ये व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, इनको आईबीसी का पार्ट ही मानते थे क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट मानते थे? अपने ही कल्चर मानते थे क्या? अपने कल्चर के लोग मानते थे? नहीं 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 मयूर, अपने कल्चर के लोग वो कैसे मान सकते हैं? उनके साथ व्यापार ही अलग तरीके से होता था ना, वो कंटेम्प्रेरी थे, उनके साथ लेन देन चलती थी। आईबीसी में ये लोग अपने आप को एक कल्चर का पार्ट देखते थे। राजस्थान का सदर्न पोर्शन और प्लस पूरा साउथ इंडिया जहां पर जितने भी लोग रहते थे, तो वो इनके साथ व्यापार करते थे। तो विद इन इंडिया भी ये आईबीसी का सिविलाइजेशन अलग चल रहा था। अब हम दक्षिण भारत के एरिया को सिविलाइजेशन का नाम इसलिए नहीं दे सकते हैं
बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं ना सुरभि, की सिविलाइजेशन की कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी कल्चर को सिविलाइजेशन बोलने के लिए, उसके पास कुछ क्वालिटीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, है ना। वो वहां पर मिसिंग थे, लेकिन व्यापार तो चलता ही था ना। ठीक है, तो जो ये शब्द है दोस्तों ओराव, इसका मतलब होता है टू रोम अराउंड। जब अंग्रेजी हुकूमत यहां पर चल रही थी, जो ओराव जो थे, दे माइग्रेटेड टू टी गार्डन्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोमिनेंट टी गार्डन्स मुझे बताओ कौन से हैं? दार्जिलिंग। क्या दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिल रखा है? बिल्कुल मिल रखा है। और असम के अंदर जो ये टी गार्डन्स हैं, उनकी टोपोग्राफी कैसी है, कैसी फार्मिंग होती है वहां पर? टेरेस फार्मिंग। शाबाश अंशली। ठीक है, तो ये और भी कंट्रीज माइग्रेट करके गए। अब देखो दोस्तों, जब से ये हमारी बुक का ये पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम हिंदुस्तान की विभिन्न ट्राइब्स को देख रहे हैं, पहली बार आपके सामने एक ये ट्राइब आ रही है। जनरली आपने बर्मा, बांग्लादेश, यही कंट्रीज सुनी है ना, कि जब भारत को छोड़ के कहीं और ट्राइब जो आपको कहीं और देखने को मिल रही है, आसपास के पड़ोसी देश ही सुने हैं ना अपने भारत के। ये पहली बार आपके सामने ट्राइब आ रही है, इसको आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में फैली हुई ट्राइब तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अभी आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की ट्राइब देखो, अगर आप नॉर्थ इंडिया की ट्राइब देखो, ईस्टर्न इंडिया की ट्राइब देखो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की ट्राइब देखो, सेंट्रल इंडिया की ट्राइब देखो, लेकिन ये और भी कंट्रीज के अंदर ये माइग्रेट कर गए थे। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत के टाइम पर, लाइक फिजी आइलैंड्स, गुआना, ट्रिनिडाड, टोबैगो, Mauritius, where they were known as hill coolies. और क्या ये अपनी मर्जी से जाते थे टी गार्डन्स में काम करने? देखो, इसके ना आंसर दो तरफा है। मैंने आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक पर्सपेक्टिव दिया था, अगर आपको स्टडी आईक्यू की डिस्कशंस याद हो, जितने भी चैप्टर्स अभी तक हम वहां पर कर चुके हैं। अंग्रेजी हुकूमत जो थी दोस्तों, इन्होंने बड़ी सारी कंट्रीज को अपना गुलाम बनाया हुआ था। और जब ब्रिटेन या कोई भी पावरफुल सुपर पावर कंट्री जब किसी कंट्री को अपना गुलाम बनाती है, हम उसके लिए ईशा क्या टर्म यूज करते हैं? वो कंट्री क्या कहलाती है? फिर हम क्या कहलाते थे अंग्रेजों की? कॉलोनी। तो फायका, जहां पर भी किसी भी कंट्री की कॉलोनी हुआ करती थी, अब कॉलोनी को मेंटेन क्यों करा जाता था? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, सुरभि, कॉलोनी को क्यों मेंटेन करा जाता था? मतलब कि अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, कि देखो मैं इस पर कब्जा कर सकता हूं, और कब्जा करके लॉक करके छोड़ दिया, और ऐसे ही मेंटेन कर रहे हैं उसको। मतलब आपने मान लो मयूर एक कोई जमीन खरीदी, अब ना आप उस पर घर बनवा रहे हो किराए पे चढ़ाने के लिए, ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करा रहे हो, सिर्फ आप जमीन खरीद खरीद के डाले जा रहे हो, तो है तो वो बंजर जमीन ना। आपको उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, चौकीदार भी बैठाना पड़ेगा, कल को कोई कब्जा ना कर ले, कोर्ट केस ना लड़ना पड़े आपको फालतू का। तो कॉलोनी जब बना ली है, एक डर ये भी तो रहता होगा ना गौरव, ये वाला डर भी तो रहता होगा ना सुपर पावर्स को, कि कॉलोनी उनके हाथ से ना चली जाए। और कॉलोनी हाथ से कैसे चली जाएगी ईशा? जब उन कॉलोनीज में क्या स्टार्ट हो जाएगा? डीकोलोनाइजेशन का स्ट्रगल, जिसको हम लोग कहते हैं अलग अलग देशों की नेशनल मूवमेंट आजादी के लिए। मैंने आपको बताया था ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के डिस्कशन में, हमारे देश में हम लोग क्या करते हैं सुरभि, के हम लोग ना डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स का शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं फायका। हम लोग ना अपनी आजादी की लड़ाई को क्या बोलते हैं? INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यही पढ़ते हो ना आप लोग। लेकिन आप इसको डीकोलोनाइजेशन का स्ट्रगल बोल भी दो तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हो आप। आपका आंसर बिल्कुल सही है, और कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। ये वाली चीज मैंने क्लियर करी थी मयूर, याद हो अगर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के डिस्कशंस में।
खैर वापस आते हैं उस प्रोमिनेंट बात पर। हाँ, मुझे कॉलोनी मेंटेन करने का मुख्य कारण बताओ कि ये सुपर पावर्स या जो भी पावरफुल कंट्रीज थी जैसे ग्रेट ब्रिटेन था, इतनी सारी कॉलोनीज मेंटेन क्यों करके रखता था? कुल मिलाकर सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए तो ठीक है, कुल मिलाकर अगर मैं ऐसा बोल दूं उसको मोल्ड करके फेंका, इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करने के लिए जो कि उनकी खुद की कंट्री के पास नहीं थे, है ना? अब किसी कॉलोनी से कुछ इकोनॉमिक किसी कॉलोनी से इकोनॉमिक बेनिफिट्स कभी कम प्राप्त होते थे, कभी ज्यादा प्राप्त होते थे, लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर मुझे किसी से 1 रुपये चंदा मिल रहा है, वो कम अमाउंट है कि ज्यादा अमाउंट है? बताओ, कम है ना? लेकिन 1 लाख जगह से मुझे डेली 1 रुपये मिल रहा है, अब मुझे बताओ लाइफ टाइम मिल रहा है, बल्क अमाउंट हो गया कि नहीं हो गया? ये अंग्रेज जो थे, जो ग्रेट ब्रिटेन था, वो इसी आइडियोलॉजी के साथ चलता था और कॉलोनी पे कॉलोनी बनाता रहता था। वर्चस्व तो अपने आप ही दिख ही जाएगा मयूर, समझ रहे हो ना? वर्चस्व तो अपनी पावर, अपनी हेजेमनिक रूल को दिखाना। वैसे हम ये टर्म, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हेजेमनी उस टाइम पर मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए ब्रिटेन के साथ। हेजेमनी जो टर्म है वो सिर्फ अमेरिका के साथ यूज़ होती है, लेकिन अपने एक तरीके से हेजीमोनिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना या अपने आप को हेजीमन की तरह पोर्ट्रे करना, ये वर्ड हम बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, कि हेजीमन की तरह पोर्ट्रे करना कि मैं ही हूं दुनिया का शासक, मैं ही हूं दुनिया का रूलर। और अमेरिका का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, क्या अमेरिका भी किसी की कॉलोनी रह चुका है? किसकी? खुद ब्रिटेन का। तो अगर हम कोल्ड वॉर के एरा को हटाकर अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड का हेजीमन कौन कहलाएगा? जैसे, हालांकि ये टर्म मैं आपको फिर से बता रहा हूं यूज नहीं होता, लेकिन एक कहने का तरीका बता रहा हूं, वर्चस्व किसका कहलाएगा ज्यादा? ब्रिटेन का। तभी तो वो अपने वर्ड, अपने कंट्री के नाम के आगे क्या एक सफिक्स यूज करता था? ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन। तो अगेन आपका आंसर क्या है कि ये कॉलोनीज को क्यों मेंटेन करते थे ये पावरफुल कंट्रीज? इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करने के लिए। अब एक आपको पर्सपेक्टिव और देता हूं मैं, एक एनालिसिस और देता हूं। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर अपनी कॉलोनी से डिराइव करने हैं, क्या ईशा इन कंट्रीज के पास, ब्रिटेन के पास खुद के पास इतनी मैन पावर हो सकती है क्या कि 60 कंट्रीज को अपनी मतलब 60 कंट्रीज को, 50 कंट्रीज को, 40 कंट्रीज को बंदी बनाया हुआ इन्होंने, और हर जगह जाके ब्रिटेन का ही आदमी जाए, ब्रिटेन के ही सोल्जर जाए, ब्रिटेन की ही आर्मी जाए, ब्रिटेन की ही पुलिस जाए और सब कुछ वहां पर व्यवस्था को संभाल रही है? नहीं ना? अब इनको क्या लगा कि जो ज्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं जिनको हमने कॉलोनी बना रखा है, वहां से कुछ लोग लो और दूसरी जगह जो हमने कॉलोनी बनाकर खाली डाल रखी, जो हमने प्लॉट खरीद के डाल रखा है, वहां पर चलो ईंट चूना मिट्टी लगवाते हैं और इमारत खड़ी करते हैं। अब मेरा ईंट चूना मिट्टी से क्या मतलब है? वहां पर हम लोग इनिशियल इनपुट देते हैं ताकि आउटपुट निकल सके। जैसे इंडिया इंडिया को ये कभी भी अपनी कॉलोनी के रूप में छोड़ना इसलिए नहीं चाहते थे, बहुत सारी कंट्रीज को आज़ादी देने के लिए मान गए थे, लेकिन फिर भी इंडिया को इन्होंने बिल्कुल एंड में छोड़ा। इसका कारण क्या था? इंडिया के बगल में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की एक कंट्री से इनका कनेक्शन था जहां से इनको मसाले प्राप्त होते थे। बताओ वो किस कंट्री का नाम? इंडोनेशिया। वहां पे कौन से आइलैंड से मसालों के नाम से हैं? स्पाइस आइलैंड्स। और वहां से ये ब्लैक गोल्ड किसको कंसिडर करते थे? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हिंदी में क्या कहते हैं हम उसको? काली मिर्च। अब देखो, जो क्रांतिकारी हैं, आप लोग तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ लो तो देखो इंडियन राइटर्स की बुक अगर आप पढ़ोगे ज्यादातर घुमा फिरा के बाद इंडिया के कनेक्शन से ही आती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि दूसरी कंट्रीज में क्रांतिकारी नहीं रहे होंगे क्या? बिल्कुल रहे होंगे। अब देखो, जब आप कोल्ड वॉर की किताबें वगैरह जब मेरे साथ मतलब पढ़ते हो ना, जब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रिम्स में बैठने से पहले आप ये कवर करके जाया करो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बुक, कोल्ड वॉर की बुक, तो वो मैं आपको इसलिए कहता हूँ। जैसे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ,
एक मिनट रुकना, मैं आपके लिए ज़रा वो क्वेश्चन ढूंढूँ मैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूपीएससी ने वो 2016 के आसपास पूछा था मेंस में। वर्ल्ड हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यस 2016 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन पे निगाह मारो जरा एक बारी दोस्तों। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन वेस्ट अफ्रीका वर लेड बाय द न्यू एलीट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स। कुल मिलाकर, और कह रहा है एग्जाम में, कुल मिलाकर भाई इंडिया का एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हमसे पूछोगे और ये कहोगे कि यहां पर क्रांति, प्रोटेस्ट, आज़ादी की लड़ाई जो चलाई थी वो पढ़े लिखे क्रांतिकारियों ने चलाई थी। हमारे पास बहुत नाम है। भगत सिंह से हम लिखना शुरू करेंगे मेंस में, शीट भर जाएगी, लेकिन हमारे पास नाम आना खत्म नहीं होंगे। लेकिन भाई दुनिया में और भी डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल्स हुई थी, उनके बारे में कैसे जाने। ऐसे इसने क्वेश्चन पूछा था मले पेनिनसुला का, हाँ ये रहा, इसके ऊपर वाला ही है, अगले साल। व्हाट प्रॉब्लम्स वर जर्मेन टू द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ मले पेनिनसुला। अब देखो, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारी किताबों में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने जितनी भी जगह पर अपनी कॉलोनीज बनाई थी, क्या आपको ऐसा लगता है कि उन कंट्रीज के अंदर लोग शांति से उनके रूल को स्वीकार कर रहे थे? किसी ने कभी कोई डिमांड नहीं करी होगी क्या आजादी की? क्रांतिकारी और भी तो कॉलोनीज में रहे होंगे ना। भगत सिंह जैसे लोग और भी तो देशों में रहे होंगे जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। उन्होंने अपने देश में आवाज रेज नहीं करी होगी कि सुरभि की आजादी हमें भी चाहिए, या सिर्फ भारत ही कर रहा था? अब दिक्कत वाली बात यह थी, जब ये क्वेश्चन आया तो भाई वेस्ट अफ्रीका के बारे में कोई जानता ही नहीं था। हालांकि जो पर्सन मेंस के अंदर बैठ रहा है उसको अफ्रीका का मैप पता होगा, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज भी कुछ याद होंगी, लेकिन याद करिए मतलब वो क्रांतिकारियों के नाम कहां से लेकर आए, और वो भी वो स्पेसिफिक बोल रहा है हमसे कि वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन। अब ऐसे क्वेश्चन में समझदारी हमारी कहती है, भले ही मेंस का क्वेश्चन है लेकिन इसको छोड़ दो। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना दिमाग इस क्वेश्चन में सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में ना लगाकर थोड़ा सा 360 डिग्री घुमा लो, तो आप जब कोल्ड वॉर में चैप्टर नंबर 1 में 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में जब आप कोल्ड वॉर का चैप्टर पढ़ते हो, जब वो चैप्टर खत्म होने वाला होता है तो एक टॉपिक आता है नैम। नैम के फाउंडिंग फादर्स में एक नाम आता है, घाना का लीडर था क्वामे नक्रुमा, सुना है ना? वो था एक वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट, अगर आप थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानोगे तो। अब काफी लोग यहां पर क्या लिख कर आ गए थे, जैसे उस टाइम पर मेरे कुछ दोस्त थे, जब उन्होंने ये वाला साल अटेम्प्ट करा था यूपीएससी का, वो मुझसे बड़े थे, तो उनका ये कहना था कि वो तो हड़बड़ाहट में नेल्सन मंडेला का नाम लिख कर आ गए। अब मैंने कहा भाई वो तुम्हारे खिलाफ ना एक खंजर भोगने का काम कर सकता है, उसका नाम क्यों? भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नेल्सन मंडेला कहाँ का लीडर था? साउथ अफ्रीका का। वो क्या पूछ रहा है? वो वेस्ट अफ्रीका पूछ रहा है। शब्द तो तोड़ के तो देखो कम से कम। मैंने गोले मार्क कर रखे, ये मार्क कर रखे, यानी कि इसके इर्द गिर्द आंसर अपना घूमना चाहिए। नहीं आता तो छोड़ दो। उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वैसे भी कोई ज्यादा नहीं होती है वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने की, और एक क्वेश्चन के बारे में इतना क्या सोचना। लेकिन अगर नाम याद आ रहा है, सिर्फ अगर जिन्होंने क्वामे नक्रुमा का नाम लिखा था, जिनके पास क्लास 12th में या कॉलेज के दिनों में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट था, या नहीं भी था, यूपीएससी की तैयारी करने मेंस के लिए कोई बैठा है तो भाई क्वामे नक्रुमा का नाम तो एक बार सुन ही लेगा। तब ये जाकर नाम आया, और इस साल से लोगों को पता लग गया कि क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज भी इंपॉर्टेंट है। एंड यू नेवर नो, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में यूपीएससी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन
और यूएस की हेजीमनी तक पहुंचा नहीं है अभी। वो पीएसआईआर के ऑप्शन में पूछता है अभी। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आने लगे तो आप लोगों के पास एक एज रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से बहुत सारे लोगों का पीएसआईआर ऑप्शनल है इस वजह से, लेकिन वो किताबें इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की निगाह से, और यूपीएससी ने अभी तक उनको बचा के रखा हुआ है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में यूपीएससी पूछ ही क्या सकता है? अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रगल्स, वर्ल्ड हिस्ट्री का इंपैक्ट ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब कुछ पूछ चुका है वो पिछले 20-25 सालों के अंदर। उस कोल्ड वॉर की एनसीईआरटी को यूपीएससी ने अभी तक बचा के रखा हुआ है, और मैं सरप्राइज हूं कि 10 साल से जब उसने सिलेबस चेंज कर रखा था, क्यों नहीं पूछता वो कोल्ड वॉर के बारे में। और लोगों की निगाह में भी नहीं है वो एनसीईआरटी कि भाई कोल्ड वॉर जैसी कोई चीज होती है, हमें तो पता ही नहीं, हम तो वर्ल्ड वॉर सुना है, हमने कोल्ड वॉर क्या होता है। ऐसी जगह पर आप मेंस में एज ले सकते हो, ठीक है। हाँ, तो हिल कुलीज वाली बात करते करते हम बहुत दूर तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी ये वाली बात अधूरी है। तो क्या होता था, इनके पास तो इतनी पॉपुलेशन होती नहीं थी कि ये दूसरी अपनी कॉलोनीज में भेजें। अब कॉलोनीज में इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, सोने की खदान पड़ी हुई है, लेकिन उस खदान को खोदे कौन? तो ऐसी कॉलोनीज जहां पर भसड़ बहुत है आबादी की, और आबादी गिने चुने औने पौने दामों में या तो काम करने को मान जाएगी और नहीं मान जाएगी, तो भाई आप वर्चस्वधारी किस बात के हो? आपको घमंड अपने ऊपर किस बात का है? आप उनको गुलाम बनाओ, नंगा करके कोड़े परसाओ, बर्फ की सिल्लियों पे लिटाकर चाबुक मारो, भेजो उनको दूसरी कंट्री। कैसे जाकर वहां की प्लांटेशंस में काम नहीं करेंगे वो? ये हथकंडा, ये तकनीक अपनाता था ग्रेट ब्रिटेन। आपको एक चीज याद है, 8th क्लास की जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी और हमने अफ्रीका के प्लांटेशन वर्कर के बारे में एक कहानी सुनी थी, इंडिगो रेवोल्यूशन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर, तो उसके अंदर हमें बताया गया था ना कि बच्चे माँ से अलग हो गए, 2 वक्त का दूध नहीं मिलता उन्हें, और उनके पापा किसी और कंट्री में जाकर वो काम कर रहे हैं, और वो जानते भी नहीं है कि जिंदगी में कभी अपने माँ बाप से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कैसी कहानी बता रखी थी हमें। और मैं एनसीईआरटी के अंदर कभी भी आपको कोई चीज़, इनफैक्ट कोई भी किताब के अंदर कोई भी बॉक्स, कोई भी चीज़ मिस नहीं करवाता हूँ, क्योंकि ऐसी जगहों पर उनकी रेलेवेंस होती है, काम आती है। और अगर आप वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो गरम गरम तवा उठा के अपने मुंह पे मारो आप, क्योंकि यहां पर जब ये भेजते थे दूसरी कॉलोनीज में लोगों को, एक कॉलोनी से उठाकर दूसरे कॉलोनी में प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर, या फिर जैसे हिलकुलीज यहां पर वर्ड दे रखा है, सब कुछ वही। कुल मिलाकर चाहे आप हिलकुली बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, ये तो हमें चलो ओराओ ट्राइबल कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड वर्ड याद रखना है। कुल मिलाकर एक गुलाम है और बंधुआ नौकर है ये। कुछ कम पैसों में काम करने के लिए मान रहे हैं, किसी को जबरदस्ती भेजा जा रहा है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव और मैंने आपको दिया था उस एनसीईआरटी में क्लास 8th की और स्टडी आईक्यू की बुक में। स्टडी आईक्यू की बुक में साफ तरीके से लिखा हुआ था, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स को ध्यान से देखोगे, कि बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर्स जब दूसरी कॉलोनीज में पहुंच जाते थे, पहले तो वो भाई पहुंचे, जबरदस्ती पहुंचाए गए, मार पीट के पहुंचाए गए, लेकिन फिर वहां पर ना उनको आने का वापस मन नहीं करता था। पता है क्यों? क्योंकि भारत के अंदर शुरू से ही छुआछूत चलता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती है, जिसकी वजह से एक फिनोमेना उत्पन्न होता है जिसको आप आम भाषा में कहते हो डिस्क्रिमिनेशन, वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी। लेकिन ये सारे फिनोमेना दूसरी कंट्रीज में देखने को नहीं मिलते हैं। तो उनको लगता था भाई चाहे गुलामी की ही रोटी सही, बेकदरी की रोटी ही सही, 2 वक्त की रोटी ही सही, लेकिन चलो 2 वक्त की भी रोटी नहीं सही, मतलब उतनी भी नहीं मिल रही है, लेकिन कम से कम इज्जत के साथ तो मिल रही है, कम से कम समाज में हमारा शोषण तो नहीं हो रहा है यहां पर। और यहीं से हमारी फिर डिस्कशन एक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, अगर आप रिकॉल कर सको। मैंने आपको अक्सर बताया था, पूरा देश चाहता था कि अंग्रेजी हुकूमत भारत को छोड़कर निकल जाए, लेकिन हमारे देश के अंदर शूद्र कम्युनिटी के जो लोग थे और जो औरतें थी वो कभी भी नहीं चाहती थी, जिनके खिलाफ शोषण होता था, सती प्रथा का जो शिकार होती थी, शोषण मतलब जो शूद्रों के खिलाफ जो शोषण होता था, और जो औरतें सती प्रथा का शिकार होती थी, वो कभी भी नहीं चाहती थी कि अंग्रेज छोड़कर जाए। मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी मंगल पांडे की, अमीषा पटेल की, याद होगा आपको। उसको अपने हस्बैंड के बर्निंग फायर पे बिठाया जाता है, और कैसे मतलब पहले तो वो सदमे में होती है कि पति मर गया। अब कोई कितना भी सदमे में हो भाई, तुम्हें आग की भट्टी पे बिठा दिया जाए एकदम से, तो आत्मा तो चीखेगी तुम्हारे शरीर से, एकदम से वो भागने की कोशिश करती है। लेकिन सती प्रथा कैसे प्रैक्टिस कर जाता था, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना,
मयूर लाठी मार मार के उसको बिठाते, निकलने नहीं देते हैं, तो वो अंग्रेज आता है मंगल पांडे का दोस्त घोड़े पे, और वो उसको लेकर जाता है फिर अपने साथ गांव वालों से लड़के। औरतों के लिए भगवान वरदान थे। मुझे हालांकि अभी उस गवर्नर जनरल वाइसरॉय का नाम याद नहीं आ रहा जिसने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लिया था कि सती प्रथा को, क्या नाम था, पक्का श्योर हो? हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आई एम सॉरी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंग्रेजी हुकूमत ने क्या करा था, एक्ट पास कर दिया था ना इसके लिए, सती को अबॉलिश कर दिया था और इलीगल करार दे दिया था। ऐसे पढ़ा करो इंटरकनेक्शन करते हुए सारी चीज़ें। अब देख रहे हो मैंने आपको इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स भी कवर करवा दिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखा दी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा दिया मैंने आपको, और इनकी कहानी भी बता दी। ठीक है, उसके बाद एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम यहां पर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब। इसके बारे में गारंटी आप में से 99% लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, ये ना जो गौंड जाति के जो लोग हैं ना, यहां पर अगर आप देखो, ये जो गौंड जाति के लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं गौंड जाति के, उनकी सब ट्राइब है कि बाइसन हॉर्न मारिया। दे लिव इन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दे डिराइव देयर नेम फ्रॉम अ डिस्टिंक्टिव हेडगियर फ्रॉम द एक्सटिंक्ट वाइल्ड बाइसन वॉन ड्यूरिंग वेडिंग्स। शादी के टाइम पर ये हेडगियर पहनते थे, और वो हेडगियर किससे बना होता था, पहले पहनते थे, अब तो ये वाइल्ड बाइसन ये बोल ही रहा है कि राइटर आपको एक्सीडेंट हो चुका है उसका। तो मैं आपको ये दिखा देता हूं, बाइसन हॉर्न मारिया, इनका हेडगियर देखो कितना स्पेशल, असली सींगों से बना होता था उनके। ऑब्वियसली बात है, आफ्टर सम फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। दूल्हे का सहरा होता है ना, जैसे ये उस तरीके का सहरा है। ऐसी आएगा सुरभि आपका हस्बैंड शादी में। ठीक है, तो हर एक जो गांव है, ईच विलेज हैज अ गोतुल यूथ डॉर्मिटरी। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या ये कौन सी परंपरा है एक तरीके से, शाबाश, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल सिस्टम फॉर टीचिंग लाइफ स्किल्स एंड कल्चर। दे इनहेबिट डेंस फॉरेस्ट, practicing shifting cultivation and relying on forest produce. What is shifting cultivation? इसका दूसरा नाम क्या होता है, और सारी जगहों में सबसे फेमस नाम क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, स्लैश एंड बर्न तो अंग्रेजी में बोलते हैं, लोकल नाम झूम कल्टीवेशन। आप लोग सारे सही हो, मतलब प्रोमिनेंट नाम झूम कल्टीवेशन। क्या होता है इसके अंदर, कोई मुझे समझा सकता है? काफ़ी बार ज्योग्राफी में, PMFIS में, बहुत सारी जगह पर बता चुका हूँ मैं आपको ये, और ये तो बच्चों वाली चीज़ है, NCERT में लिखी रहती है 6th क्लास में। हाँ हाँ, जला देते हैं। जला क्यों देते हैं? फर्टिलिटी गेन हो सके। उस राख में क्या होता है श्रेया, उस ऐश में क्या होता है, पोटैश होता है। ठीक है, एंड पोटैश इज गुड फॉर रीगेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और नॉट? बिल्कुल। तो दे इनहेबिट डेंस फॉरेस्ट, प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, रिलाइंग ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, भारत के अंदर अगर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इतना ही पावरफुल हथकंडा है एग्रीकल्चर के अंदर, खोई हुई मिट्टी की जो भूमि उपजाऊ थी और वो अनउपजाऊ हो गई है, इनफर्टाइल हो गई है,
अगर उसकी फर्टिलिटी को गेन करना इतना ही अच्छा है आशिमा, तो हम ये झूम कल्टीवेशन क्यों नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं हर जगह पर? एक सेकंड आशिमा को बोलने दो। क्या कह रहे हो आशिमा? टाइम लगता है ये कह रहे हो? नहीं, डिफॉरेस्टेशन का तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना गौरव यहाँ पर। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो खेत जो अनउपजाऊ हो गए हैं, अगर उसकी हमें दोबारा फर्टिलिटी गेन करनी है, ये एक अच्छा हथकंडा है, तो ये हम क्यों नहीं अपनाते? डिफॉरेस्टेशन तो गौरव जंगलों में होता है ना, जंगल को तो ऑलरेडी काट कर खेत बना दिया गया। मैं तो सिर्फ खेतों की बात कर रहा हूँ। एयर पॉल्यूशन, अच्छा, और फ्लोरा एंड फौरा डेंजर में आ सकता है, और नहीं नहीं यार, अलाउड लैंड मेरा, मैं कुछ भी करूँ, आग लगा दो, उससे कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी। लेकिन क्या चीज़ मुझे अलाउ नहीं करती यार? मतलब आप ठोस आंसर जानने की कोशिश करो, मेरा सवाल समझ नहीं रहे हो। टाइम कंज्यूमिंग, गुड, गुड, स्कैरसिटी ऑफ लैंड। और हमारे देश में लैंड कम क्यों है? हमारे देश में लैंड कम क्यों है? एक मिनट गौरव, एक मिनट। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग पढ़ा चुका हूं टॉपिक, है ना? और ये क्यों होता है? हमारे देश में परिवारों को कन्वर्ट होना फ्रॉम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। ठीक है, जोड़ा करो इन एस्पेक्ट्स को, कड़ी से कड़ी मिलाया करो। हाँ गौरव, आप बताओ क्या कह रहे हो? यार देखो, आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस से सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हो। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, जब अगर पोटैश ऐश की पोटैश अगर इतनी ही कारगर साबित है, तो लोग अपने खेतों को ऐसे आग लगाकर हार्वेस्टिंग के बाद उसकी पोटैश से फर्टिलिटी रीगेन क्यों नहीं कर लेते हैं? डिफॉरेस्टेशन तो जंगलों के परस्पेक्टिव से होगा ना। यहाँ पर अगर आप अपनी फसल की जो नीचे जो रेसिड्यू, अगर आप उसको जला भी दो, तो उससे तो फर्टिलिटी तो गेन हो रही है ना, दोबारा सीड डालकर वो तो दोबारा वापस आ जाएगी। हाँ, समझ गया ना? फिर है मुंडा ट्राइब। इतिहास में आप मुंडा का नाम कहां सुनते हो? नहीं मतलब किस लिए? बिरसा मुंडा कह रहा झारखंड में। एरिया नहीं पूछ रहा हूँ मैं, रेबिलियन पूछ रहा हूँ, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री में सुना है? तो मुंडास जो हैं, दे आर अ ट्राइब फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा के अंदर भी, और पश्चिम बंगाल। देख लो, सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक फैले हुए हैं। दे स्पीक वेरियस मुंडा लैंग्वेजेस ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ऑफ फैमिली। They are known for their love of dance and music, with special dances like नुपुर नाच गाना होता है किनके यहाँ, जिसका नाम होता है नुपुर, विच इन्वॉल्व्स एंकलेट्स। एक सेकेंड नुपुर, नुपुर दिखा दूँ, एक मिनट रुक जाओ। नुपुर ऐसा करके डालते हैं, मुंडा ट्राइब डांस। यही है, यहाँ पर आ गया। नुपुर इज अ स्पेशल डांस ऑफ मुंडास। हाँ मयूर, क्या बोल रहे थे आप?
नहीं नहीं, मैं कह रहा था फैली कहाँ तक हुई है, जैसे त्रिपुरा एक राज्य दिख गया ना हमें। हाँ इंडिया के परस्पेक्टिव से कह रहा हूँ। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज माघ या फिर बा। अब आप इसको चाहे माघा कह लो या माघ कह लो, एक ही बात है, या बा। अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग टाइम पर थैंक्स गिविंग फेस्टिवल क्या क्या हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? बड़ी सारी जगह पर, जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी तो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होते हैं, है ना। पोंगल हो गया जैसे साउथ इंडिया का, लोहड़ी हो गया पंजाबी कल्चर में, ठीक है। ओरिजिनली दे वर वॉन्टर्स एंड हंटर्स, दे नाउ प्रैक्टिस कल्टिवेशन, ठीक है। मयूर माइक म्यूट करो अपना। जब ये अपने पूर्वजों को दफनाते हैं, ब्यूरल सिस्टम चलता है इनके यहाँ आज भी, जलाते नहीं है डेड बॉडीज को, ज़्यादातर ट्राइब्स वैसे नहीं चलाते हैं डेड बॉडीज को, ठीक है। तो बरीड एंसेस्टर्स आर रेवर्ड एज, दे आर रिस्पेक्टेड एज गार्जियन स्पिरिट्स। देखो हिंदू परंपरा के अनुसार अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हम तो देखो डेड बॉडीज को जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पूर्वजों को गार्जियन स्पिरिट्स मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम अपने पूर्वजों को भगवान का दर्जा देते हैं कि नहीं देते हैं? हमारे घर में बड़े बुजुर्ग की, जिसकी भी आज तक डेथ हुई है, हमारे घर में उनकी फ़ोटो टंगी रहती है माला के साथ ड्राइंग रूम में, और हर साल हम लोग 15 दिन अपने पूर्वजों को पूजते हैं, जिनको कहते हैं पितृपक्ष का महीना। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है ना कि वो कौए के रूप में आते हैं 15 दिनों के लिए, भगवान उनको फ्रीली छोड़ देते हैं धरती पर आने के लिए, और कौए के रूप में वो आते हैं, और हमारे घर पर खीर पूड़ी हलवा बनता है ना। तो इनमें भी कुछ ऐसा ही है। सिंबलाइज एज बरीड एंसेस्टर्स आर रिस्पेक्टेड, रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड एज गार्जियन स्पिरिट्स, सिंबलाइज बाय ससंदरी द ब्यूरल स्टोन। इतिहास में आप कौन से कल्चर को ब्यूरल स्टोन कल्चर मानते हो? मेगालिथिक कल्चर। ये कहां फॉलो होता था, नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया? साउथ इंडिया। कुछ जैसे हम ये पढ़ते हैं ना मेगालिथिक कल्चर के अंदर ब्यूरल स्टोन, तो ये द लैंड ऑफ मोर्निंग फॉर मुंडास नियर रांची, ये होते हैं। हाँ, ये लोग बोलते हैं ससंदरी द ब्यूरल स्टोन। मुंडास तक हमारे हो गए कंप्लीट 7, है ना। अब हम बढ़ते हैं 8th ट्रैवल कम्युनिटी की तरफ। बायका। बायका जिनका मतलब होता है सॉकर्स, दे लिव्ड इन छत्तीसगढ़, और ये एक पीवीटी चीज़ है। झारखंड के अंदर मिलते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में इनका स्टेटस जो ये पाए जाते हैं, ये पीवीटी चीज़ हैं। बाकी आपको झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में और यूपी में देखने को मिलते हैं। पहले सेमी नोमैटिक थे, दे नाउ रिलाई ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर लाइवलीहुड। देखो दोस्तों, एग्रीकल्चर में वैसे मैं आपको टॉपिक कराऊंगा,
यूपीएससी का प्रीलिम्स के अंदर फेवरेट टॉपिक है ये। जब से 2012 से यूपीएससी ने सिलेबस चेंज करा था 2012-13 में, तो ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, काफ़ी बार आप प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट की फॉर्म में या प्रोमिनेंट इसका क्वेश्चन देखोगे, कम से कम 5 से 6 बार। ठीक है, क्या होता है ये डिटेल में मैं आपको एक डेडिकेटेड चैप्टर में कराऊंगा कि क्या होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके अंदर एक टॉपिक है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का टॉपिक है, वो मैं आपको कराऊंगा, तब आप समझोगे उसको। ठीक है, तो दे नाउ रिलाई ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर लाइवलीहुड। दे आर स्किल्ड इन हनी कलेक्शन एंड फोक मेडिसिन। फोक मेडिसिन बेसिकली क्या होता है, जो ऐसा माना जाता है ना कि ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये पत्ते हैं, ये ठीक कर देते हैं घाव को, चोट को, ऐसी चीज़ें। तो बायगास प्रैक्टिसेस इंक्लूड बिल्डिंग न्यू हाउस आफ्टर अ फैमिली मेम्बर्स डेथ। जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, ये उस घर को तोड़कर एक नया घर बनाते हैं अपना। टैटूइंग इज इंटीग्रल विद स्पेसिफिक टैटूज फॉर वेरियस एजेस एंड बॉडी पार्ट्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हर कोई एक नई एज में एंटर करता है, तो इनके एक प्रचलन चलता है, एक परंपरा चलती है कि टैटूज जो बनाते हैं, ये टैटूज बनाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग शरीर पर। जैसे आप यहां पर देखो, कितने सारे टैटू, पूरे हाथ पर, पैर पर, एड़ियों तक, ये माथे पर। ठीक है, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज में टैटूइंग की जो परंपरा है वो आपको दिख जाएगी। टैटूइंग के अलावा बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर पियर्सिंग की भी परंपरा होती है। ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर। नोज पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग तो कॉमन है, वो तो बहुत सारी लड़कियां करवाती हैं। जैसे ये बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज नेवल पियर्सिंग, ठीक है, ब्रेस्ट पियर्सिंग, ऐसी भी पियर्सिंग करवाते हैं, उनकी परंपरा मानी जाती है। 2023 में बायगा became the second PBTGs to get habitat rights in छत्तीसगढ़। फिर है कामर। जो कामर्स हैं, दे इनहेबिट सेंट्रल इंडिया, प्राइमरीली दे लिव इन छत्तीसगढ़, जहाँ पर उनका स्टेटस अगेन पीबीटीजीज है, जस्ट लाइक बायगा, एंड मध्य प्रदेश। मेन लाइवलीहुड इनका जो है वो है क्राफ्टिंग बैम्बू आइटम्स, जिसका व्यापार होता है फॉर एसेंशली एट वीकली मार्केट्स, जिससे हाट लगती हैं। लार्जर विलेजेस आर नियर फुटहिल्स और डीप इन फॉरेस्ट, while smaller settlements in line smaller settlements line रोड साइड्स। सड़कों के इर्द गिर्द किनारे इनकी छोटी छोटी सेटलमेंट्स होती हैं, बड़े बड़े जो इनके गाँव हैं वो घने जंगल में जाकर आपको बीचों बीच में जाकर मिलते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में। कामा ट्राइब के जो लोग हैं, ये ऐसे पहले पीवीटीजीज हैं टू गेट हैबिटेट राइट्स इन छत्तीसगढ़। और सेकंड कौन है? बायका। फिर है बिरहोर। बिरहोर एक पीवीटीजीज ही हैं, दे लिव इन झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये जो सेमी नोमैडिक बिरहोर की बात हो रही है, ये सेमी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप के जो लोग हैं, ये इनकी जो भाषा है, इट बिलोंग्स टू मुंडा ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप। मतलब जो मुंडा ट्राइब के लोग जो भाषा बोल लेते हैं वो ये भी बोल लेते हैं। दे लिव इन स्मॉल सेटलमेंट्स कॉल्ड टांडा एट द फॉरेस्ट एज। उनके बोला जाता है उनकी सेटलमेंट्स को, जो उनकी मतलब आप मान लो जैसे इनका जो घर बने होते हैं, जो जहाँ पर ये सब लोग एक साथ रहते हैं, उनको ये लोग बोलते हैं टांडा। बार्टर सिस्टम आज भी इनकी ट्राइबल ग्रुप के अंदर एक कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस है।
एंड बिरोर रिलीजन इज अ ब्लेंड ऑफ एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड बिलीफ इन स्पिरिट्स। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किससे रिलेटेड होती हैं? आइडल वर्शिप या फिर नॉन आइडल वर्शिप? नॉन आइडल वर्शिप। और ये भी मानना कि जिस चीज़ के अंदर आपको लग रहा है कि जान नहीं भी है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इनका क्या मानना होता है उस चीज़ के अंदर भी क्या है? जान है, स्पिरिट्स होती हैं। ऐसा पास्ट में कौन सा रिलीजन जो है ये मानता था कि देयर इज एनिमिज्म, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए नॉन लिविंग थिंग्स की भी, हर्ट नहीं करना चाहिए उनको? जैनिज्म। कोल ट्राइबल लोग, जो कोल ट्राइब है, कोल ट्राइबल लोग के जो कोल ट्राइब्स के जो लोग हैं, दे लिव इन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड दे लिव इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड यूपी। 1831 में जो कोल रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इट वॉज लेड बाय बुद्धू भगत, जुआ भगत एंड मदारा महातो। ठीक है, जिसके बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो। कुछ अदर प्रोमिनेंट ट्राइब्स सेंट्रल इंडियन रीजन की, अबुजमारिया, दे लिव इन छत्तीसगढ़, इट इज अ सब ट्राइब ऑफ गोंड। बिरहोर, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा, दे आर फाउंड इन झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, एमपी, दे आर पीवीटीजीज। पहाड़ी कोरवा छत्तीसगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, देर आर ब्रांच ऑफ कुलारियन ट्राइब। धनवर्स, दे आर फाउंड इन एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। नगासिया, दे आर फाउंड इन एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। बिहार, एमपी एंड छत्तीसगढ़ के अंदर मिलते हैं। अगारिया, एमपी एंड छत्तीसगढ़, दे आर आयरन स्पेल्टर्स। आयरन स्पेल्टर्स का मतलब क्या हुआ? सुरबीस का मतलब क्या? क्या काम होता है आयरन स्पेल्टर्स का? अरे सिंपली भाई लोहे को पिघलाकर कुछ ना कुछ धातु बनाना। ठीक है। बत्रा, दे आर फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी। मवासी, एमपी इन छत्तीसगढ़। धुलिया और पड़धन, धुलिया और पड़धन जो दोनों जो ट्राइब्स हैं, दे आर फाउंड इन एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। भुंजिया, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इट इज अ पीवीटीजी ग्रुप इन पीवीटीजी ट्राइब इन उड़ीसा। फिर भैना या भाईना, कुछ भी कह लो, एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नहीं, ईस्टर्न इंडिया। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हमने अभी तक कवर करी सेंट्रल इंडियन रीजन की सभी ट्राइब्स को, सभी प्रोमिनेंट ट्राइब्स को देखा हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले ईस्टर्न इंडिया रीजन की ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।